हेलो एवरीवन। सो यूएस एंड ईरान के रिलेशन बिल्कुल वर्स्ट स्टेज पे आ चुके हैं। बद से बदतर चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि आज ही सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जो यूएस की नेवी है वो अब साउथ चाइना सी से, कहाँ से, साउथ चाइना सी से लेके अब कहाँ जा रही है, अरेबियन सी में। आपको पता है साउथ चाइना सी में ऑलरेडी इशू चल रहा था चाइना और ताइवान का, तो यूएस ने खुद की नेवी को वहाँ डिप्लॉय कर रखा था। अब वो यूएस की जो नेवी है साउथ चाइना सी से अरेबियन सी की तरफ जाने लग गई है। फर्स्ट चीज तो देखते हैं पूरा मामला क्या है, क्या इशू है, कैसी चीजें हैं। तो जो यूएस यूएस नेवी का जो अर्माडा है, अर्माडा मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है। यूएस को अर्माडा कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, है ना, और सबमरीन्स, क्रूज, ये सब एक साथ निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ से निकले हैं, अपने साउथ चाइना सी से निकले, और किस जगह के लिए निकले हैं, गल्फ रीजन के लिए निकले हैं, ठीक है। अभी तक यूएस ने किसी भी वॉर का डिक्लेयर नहीं करा है कि हम लोग वॉर की तरफ है। नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, कोई भी किसी भी तरह का ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि वॉर है, बट यूएस का ऐसा अपनी नेवी को वहां भेजना, और नेवी को वहां भेजने के साथ साथ अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर अर्माडा अब्राहम लिंकन को वहां भेजना, ये मतलब वर्ल्ड के लिए एक साइन है कि यूएस जो इतनी बड़ी सुपर पावर है वो कुछ भी चाहे तो अचीव कर सकता है। देखिए, ये है हमारा साउथ चाइना सी, यहीं पे यूएस की, अब यहाँ से यूँ जाएँगे तो पृथ्वी तो गोल है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थे यूएस की नेवी, तो यहाँ से अब साउथ चाइना सी से यूएस ने अपना जो फ़ोकस है, जो अपनी नेवी है, उसको शिफ्ट कर दिया है अरेबियन सी पे, ठीक है? और यही है तुम्हारा अपना ईरान, ईरान के जहाँ पे आप ये ग्वादर पोर्ट देख रहे हैं, यही हमारा चाबार पोर्ट भी है। वहाँ से अब यूएस की नेवी निकली और अब वो जाके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़, ये जो एरिया है, यहाँ पे डिप्लॉय होने जा रही है। ठीक है? तो ये देख सकते हैं। ये है ईरान, है ना? ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़, बिल्कुल सकड़ा-सा रास्ता है इतना। अब यहाँ पे यूएस की नेवी आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है ईरान भी रिटेलिएट करेगा। ईरान भी बहुत ही बड़ी कंट्री है गल्फ़ कंट्री में। बहुत बड़ी मुस्लिम शिया पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता है ईरान। ईरान भी हाथ पे हाथ धर के तो बैठेगा नहीं, तो खुद की नेवी को भी यहाँ डिप्लॉय करेगा। फिर ईरान के खुद के जो अलाय हैं जैसे रशिया और चाइना, वो भी ईरान को सपोर्ट करने आएँगे। ठीक है? तो ये पूरा जो रीज़न है, अब कुछ आप देख सकते हैं 1-2 महीने के लिए काफ़ी अनस्टेबल देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा, ये रीज़न इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर एक जल संधि है, स्ट्रेट है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो 2 बड़ी वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है। यहाँ से यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और अरेबियन सी है। तो ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता कौन है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जोड़ता है। ठीक है? सिंपल भाषा में 2 बड़े लैंड मास को, 2 बड़े एरिया को कौन जोड़ता है? स्ट्रेट जोड़ती है। ठीक है? अब ये जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं ना, ये व्यापार ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? वर्ल्ड का 20% ऑयल का जो ट्रेड होता है, वो इसी स्ट्रेट से होते निकलता है। आपको पता है ट्रेड ईरान जो है उसके पास भी ऑयल स्टोरेज है। थोड़ा और ऊपर जाएँगे तो रशिया, उसके पास भी ऑयल स्टोरेज है, ठीक है? इवन कुवैत, इसके पास भी ऑयल स्टोरेज है, यूएई, है ना? अबू धाबी, ये रीजन भी किसके लिए फेमस है? अपने ऑयल के लिए फेमस है। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का इश्यू होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑयल सप्लाई रुक जाएगा वर्ल्ड में। ऑयल सप्लाई रुक जाएगा, तो कंट्रीज़ में क्या होगी? इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, चीज़ें महँगी हो जाएँगी, क्योंकि ऑयल मतलब क्या? क्रूड ऑयल है यहाँ पे, मतलब पेट्रोल और डीज़ल। अगर पेट्रोल और डीज़ल का दाम महँगा हो गया तो ऑटोमैटिकली बाकी चीज़ों के दाम भी महँगे हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा यूएस ने साउथ चाइना सी से, और अब कहाँ चल चुका है वो? अरेबियन सी की तरफ चढ़ चुका है। ये क्या शो करता है कि यूएस का जो इंटरेस्ट है, वो अब किस साइड हो गया है? वो एशिया की तरफ ज़्यादा है, वेस्ट एशिया की तरफ, ना कि ईस्ट एशिया की तरफ। यूएस का मेनली जो इंटरेस्ट है वो किस पे आ चुका है? वेस्ट एशिया पे। क्यों यूएस का इंटरेस्ट इस पे? सबसे पहली बात तो मिनरल्स। ये रीजन अपने मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। दूसरा ऑयल, एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेक्टर। ठीक है? तीसरी बात यहाँ पे रूट, आपको पता है ना, इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर, ठीक
ठीक है? तो इंडियन ओशन रीजन में यूएस अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है क्योंकि यही वो एक एरिया है जहाँ पे यूएस का डोमिनेंस नहीं है। तो थ्रू ईरान ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करके, सऊदी अरेबिया को अपना दोस्त बना के, इजराइल को क्या सपोर्ट करके, यूएस इस रीजन में अपना डोमिनेंस स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। अब सबसे पहली बात कि यूएस ने स्टेप लिया क्यों? क्या था उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन क्या था? आपको पता होगा ईरान के अंदर पिछले 2 महीनों से क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है। एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट किस चीज़ की रिगार्डिंग है? कि भाई जो ईरान है उसमें इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेशन भी नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महँगाई, महँगाई भी बहुत भयंकर वाली। ईरान की जो खुद की करेंसी है रियाल, उसकी वैल्यू भी क्या हो चुकी है? धीरे-धीरे कम होती जा रही है ना? जैसे अभी रुपी भी आप देख रहे होंगे डिवैल्यूएट हो रहा है, वैसे ईरान का जो रियाल करेंसी है वो भी क्या हो रही है? डिवैल्यूएट होती जा रही है। तो ईरान में महँगाई है, इन्फ्लेशन है और ईरान की अभी जो गवर्नमेंट है, वो वुमेन्स के लिए इतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। वुमेन्स को वहाँ पे इतने ज़्यादा राइट्स नहीं हैं। तो ऑलरेडी इन ईरान के अंदर जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ आक्रोश तो था ही। बट अब जो ये आर्थिक तंगी हुई है वहाँ पे, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ है, उससे क्या हुआ है कि ईरान के अंदर जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। अब ईरान अब मेरे देश में दंगा होगा तो दंगा रोकने के लिए पुलिस तो आएगी, तो ईरान ने भी खुद की जो पैरामिलिट्रीज़ है उनको उतार दिया और उस पैरामिलिट्री को उतारा तो उसमें 5,000 लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। ईरान ने बिल्कुल फुल फ़ोर्स का यूज़ किया है। अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? ईरान के अंदर। ईरान कहाँ है? एशिया में है। वहाँ दूर बैठा नॉर्थ अमेरिका में बैठा अमेरिका हमारा, वो बोलता है कि ईरान जो तुम्हारे देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसमें अगर इसमें तुमने किसी भी तरह के फ़ोर्स को यूज़ किया या किसी को भी तुमने गोली मारी, तो अमेरिका तुम पे युद्ध छेड़ देगा। ईरान ने बोला हम किसी से डरते नहीं हैं और ईरान ने तो अपना फ़ोर्सेस यूज़ किया। तो इतनी भयंकर फ़ोर्सेस यूज़ की कि 5,000 से भी ज़्यादा लोग क्या हो गए? मर गए, शहीद हो गए वहाँ पे। अब यूएस ईरान के लोग बोले कि ये यूएसए बड़ी-बड़ी बातें करता है, बट जब सच में हमको उनकी हेल्प ज़रूरत थी, उसने करा नहीं। तो यूएस ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। अब यूएस ने अपनी जो नेवी है खुद की, उसको ईरान की तरफ अपना अरेबियन सी की तरफ और ईरान की तरफ क्या कर दिया? मोड़ लिया और अब यूएस की जो नेवी है वो सीधा टुवर्ड्स द ईरान जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वहाँ पे। अब बाकी लोग कुछ लोग को लगता है कि डायरेक्ट वॉर हो जाएगी या वॉर मतलब क्या है? तो यूएस यहाँ पे अभी किसी भी वॉर के मूड में नहीं है, क्योंकि वॉर किसी को भी बेनिफिट तो करती नहीं है। बट इन साहब का कोई भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स कभी एक दिन पहले कुछ और होती है, एक दिन बाद और कुछ होती है। जैसे आपको पता होगा इन्होंने इंडिया में 50% टैरिफ लगा रखा है। अभी कुछ देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया में जो टैरिफ है वो 25% हो जाएगा। तो इन भाई साहब के शब्दों का अपन भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता वॉर करवा भी दें। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स मतलब हम बातचीत करके भी मामला सुलझा सकते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल दोनों का हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का। यहाँ पे जो ये अप्रोच है, इस अप्रोच को हमने बोला है कि हम शांति स्थापित करेंगे। किसकी मदद से? शक्ति की मदद से। पीस थ्रू स्ट्रेंथ। शक्ति के माध्यम से हम क्या यूज़ करने वाले हैं? शांति का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। ठीक है? कि भई ये गल्फ रीजन है, ये ईरान के लोग हैं, इनके लिए मसीहा बन के कौन आना चाहते हैं? ट्रम्प साहब आना चाहते हैं और इनको नोबेल प्राइज़ तो चाहिए ही था। ठीक है? जो अभी वेनेजुला की जिनको लेडी को नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने हैंड ओवर भी कर दिया ट्रम्प को। ये देखिए, मुझे डर है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो यूएसए के, इनको कैरी करेगा। अब ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अपने आप में क्या है? नेवी है, ये अपने आप में क्या है? एयर फोर्स है और ये अपने आप में एक आर्मी है। पता है क्यों? ये एक आइलैंड जितना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 17 से 18 क्या है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ पे यूएस का जो हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा जो इंडिया के पास भी है अपाचे, वो डिप्लॉयड है। यूएस के जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है? और इसके साथ इस पैरेलली चलता है डिस्ट्रॉयर,
क्रूजर, ये सब इसके साथ चलते हैं, ठीक है। चलता फिरता अपने आप में क्या है, एक मिलिट्री बेस है ना। यूएस के पास इतना अच्छा, इसका नाम क्या है अपना, अब्राहम लिंकन, जो यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन के नाम पे इसको रखा गया, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आप देखिए, ये जो यूएस का एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है। अब यूएस को किसी देश के में अपने बेस हो, ये जरूरत ही नहीं है। यूएस चाहे तो सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हेल्प से क्या कर सकता है, लड़ाकू विमान छोड़ सकता है, सिर्फ इसकी हेल्प से। अगर यूएस चाहे तो क्या छोड़ सकता है, लड़ाकू विमान छोड़ सकता है। यूएस देखिए ना, यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए क्या एक सफिशिएंट स्पेस है, तो यूएस को किसी और बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये यूएस का लार्जेस्ट, इवन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर दो शब्द से मिलकर बना है। एयरक्राफ्ट मतलब जहाँ पे लड़ाकू विमान रखे जा सके, ये साथ में साथ अपने चल सकता है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, सबमरीन्स, इनको साथ में लेके चलता है। ये अपने आप में क्या है, इंडियन नेवी, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। मतलब इस यूएस को जरूरत ही नहीं। देखिए आप कैसे इसी एयरक्राफ्ट, पानी से ही क्या छोड़ रहे हैं, लड़ाकू विमान को छोड़ रहे हैं, है ना, एयरक्राफ्ट को छोड़ रहे हैं, किसी और की को जरूरत ही नहीं है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट को यहीं से छोड़ दिए। होता क्या है, ये तो अपने को किसी और देश के साथ अपने संबंध बताने अच्छे हो, फिर हम उनका जो है क्या है, एयरपोर्ट यूज कर पाए, पर इनको ऐसे कोई दूसरे देश की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही ये अपना ये लेके चल रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसी से क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यूएस कैन लॉन्च एयर स्ट्राइक विदाउट हैविंग अ बेस, बिना बेस के वो एयरक्राफ्ट को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। इवन इतना ही नहीं, ये जो एयरक्राफ्ट एरियर है, ये अपने साथ पूरा एक डिफेंस सिस्टम लेके चलता है। आपने सुना होगा जैसे इंडिया के पास S-400 है, जो इंडिया रशिया से बाय करता है, जैसे यूएस के पास भी ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड या पेट्रोइट, आपने सुने होंगे ये। तो यूएस ने इनको भी क्या कर दिया, हाइपर एक्टिव कर दिया, और साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ये थार्ड भी भेज दिया है, ठीक है। क्यों भेजा है, क्योंकि अगर यूएसए ईरान पे अटैक करेगा, ईरान डायरेक्टली यूएस पे तो इतना दूर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, पर ईरान यूएस के सबसे खास इजराइल को क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है। इवन यूएस ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि हम एक गोल्डन डोम बना रहे हैं। क्या होता है गोल्डन डोम, यूएस का कहने का है कि जो अर्थ है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये जो बोल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो सैटेलाइट्स है, हम सैटेलाइट्स पे क्या कर देंगे, एक एयर डिफेंस सिस्टम बना के दे देंगे, जिसको हम गोल्डन डोम कहेंगे। ये किससे प्रेरित है, आयरन डोम जो इसराइल का है ना, बोले आयरन डोम से भी खतरनाक हम बनाएंगे गोल्डन डोम। ये क्या होगा, स्पेस के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में हम कि लोग क्या छोड़ने वाले हैं, हम ऐसी चीज रख देंगे ताकि लो अर्थ ऑर्बिट से भी अब क्या छोड़ देवे, सैटेलाइट छोड़ दें। अब मैं क्या, ओ सैटेलाइट्स क्या, मिसाइल्स छोड़ दें। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होगा कि अब जो मिसाइल्स हैं, वो कहाँ से, अंतरिक्ष से आएंगी। अब ये तो गलत है ना, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा स्पेस के अंदर एक आउटर स्पेस ट्रीटी है। क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसका क्या, जिसके अंदर पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं कि जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो उसको हम किसके लिए यूज करेंगे, उसको हम रिसर्च के लिए यूज करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, मैनकाइंड के लिए यूज करेंगे, ना कि किसी भी तरह के डिफेंस के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं। पर अमेरिका अब क्या बोल रहा है कि भाई अब जो ये स्पेस है, इस पे मैं क्या स्पेस रखने वाला हूँ, मेरी मिसाइल रखने वाला हूँ। ये मिसाइल का मैं इस्तेमाल कब करूँगा, जब कोई मुझे देश, जब मेरे पे अटैक करेगा, तो मेरे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस मिसाइल्स को यूज़ करने वाला हूँ। इसका नाम उन्होंने क्या दिया है, गोल्डन डोम। आप याद रखिएगा, फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, गोल्डन डोम, ठीक है, गोल्डन डोम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसराइल, मैंने बताया ना, डायरेक्टली ईरान अब यूएस पे तो इतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगा, तो वो कहाँ करेगा अटैक, वो करेगा इसराइल पे, ठीक है। तो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, जिसने इसराइल को हेल्प करा था पैलेस्तीन वाले इशू मामले में, हमास वाले इशू में, वो हाइपर एक्टिव हो चुका है, ठीक है। क्योंकि पता, ईरान, इसराइल को भी पता नहीं है कि कब उस पर ईरान अटैक कर दे, है ना। तो इसराइल हमेशा प्रिपेयर रहता है। तो मैं आपको बताया कि क्यों हो रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि ना,
सिर्फ इकोनॉमिक, मोस्ट ऑफ लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है। नहीं, ये इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन चुका है। रीजन कि जो ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे लोग परेशान हैं, वुमेन्स को राइट नहीं मिल रहा है, एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अपने ही लोगों पे इतनी ज्यादा मिलिट्री यूज करना जिससे 5,000 लोगों को क्या हो जाए, जान चली जाए, ये ईरान के लिए काफी शॉकिंग है। मतलब ईरान अब देश चला नहीं पा रहा है। साथ ही साथ ईरान के अंदर आपको पता है कंटिन्यू हो चुके हैं 12 से 15 दिन की इंटरनेट वहां पे शट डाउन है। वहां के लोग इंटरनेट ही यूज नहीं कर पा रहे। इंटरनेट को क्यों बंद कर बैन कर देते हैं, ताकि वर्ल्ड में पता ही नहीं चल सके कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इंटरनेट को कंप्लीट शट डाउन कर दिया है ईरान के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे पहला मिलिट्रीज होती है, वैसे ही ईरान के यहाँ पे भी एक फोर्स है, इसका नाम है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब ईरान चुप तो बैठेगा नहीं कि भाई मेरे मतलब मेरी तरफ आप अमेरिका, आप एक अलग कंट्री हो, मामला मेरे देश का है, आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ईरान ने भी अमेरिका को वार्निंग देते हुए क्या कर दिया, बोल दिया है कि फिंगर ऑन ट्रिगर, हम तो बंदूक रख के बैठे जनाब हाथ में, आप आओ तो सही, हम बताते हैं ईरान, क्योंकि ईरान भी एक पावरफुल कंट्री है। तो ईरान के पास खुद की एक आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो नंबर्स में काफी ज्यादा है, ठीक है। और ईरान को भी सपोर्ट है रशिया और चाइना का, वो भी मिलिट्री वाइज ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं। बट ईरान अभी प्रेजेंट इस कंडीशन में यूएस के साथ डायरेक्ट वॉर को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। यूएस के साथ तो किसी भी तरह की डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना हो। बट ईरान ऐसे प्रॉक्सी वॉर, मतलब झूठी मूठी छोटी 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 वॉर कर सकता है। कैसे, ईरान के कुछ छोटे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे आपने सुना होगा हमास जिसने इसराइल पर अटैक किया था, हजबुल्ला जो लेबनान में ऑपरेट होता है, सिया जो अपने सीरिया में ऑपरेट होता है, ठीक है। इनके थ्रू जो यूएस के अलाइज हैं, यूएस के कौन अलाइज हैं, इसराइल है और सऊदी अरब भी यूएस का क्या है, या फिर इनको परेशान कर सकता है। और सऊदी अरब में ऑलरेडी, अभी सऊदी अरब और यूएई में ऑलरेडी आपको देख रहा होगा इशू चल रहा था यमन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी जो पूरा गल्फ वाला रीजन है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स है वो हर दिन क्या, हर एक घंटे में चेंज हो रही है। ये देखिए, ये है ईरान, ये है ईरान के वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, जो आतंकवादी, वो कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए, सबसे पहले इसराइल के अंदर जो ये गाजा वाला रीजन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमास, ठीक है। फिर यमन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हouthis, ठीक है। उसके बाद लेबनान में आप देख पा रहे होंगे हजबुल्ला, ठीक है। इराक और सीरिया में आप देख पाते होंगे, है ना, यहाँ पे भी ऑपरेट करते हैं इनके सिया मिलिटेंट्स, है। तो ये पूरा जो एरिया है, ये ईरान ने 4-5 जगह पे अपने मिलिट्री ग्रुप छोड़ रखे, मिलिट्री ने टेररिस्ट ग्रुप छोड़ रखे जो परेशान करते हैं यूएस के अलायंस को। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये देख सकते हैं आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक समिट चलती है, डावोस समिट, जहाँ पे ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग भी कुछ कुछ बोला है कि हम ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बना देंगे, इसके लिए हम किसी भी तरह की मिलिट्री का यूज ना करके करेंगे, हम उसको बाय करेंगे, हम खरीदना चाहते हैं। जैसे हमने रशिया से अलास्का खरीदा था, वैसे ही हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। किससे, ग्रीनलैंड भी किसका है, डेनमार्क का, तो हम डेनमार्क से वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। बट इसी समिट में यूएस ने ईरान के लिए भी बोला कि ईरान में शांति बनाने के लिए हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल दोनों यूज करेंगे, मतलब हमको फोर्स यूज करनी पड़ी तो हम फोर्स भी यूज करेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल मतलब जो अपना ये एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हम। मुझे भी लग रहा है कि तुरंत वॉर होना अभी ठीक नहीं है, कि ऑलरेडी इजराइल वाला इशू, आप गाजा पीस बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, और उस बीच यूएसए और ईरान का भी कुछ हो जाए। यूएसए कहाँ और ईरान कहाँ, ईरान एक वेस्ट एशियन कंट्री है, यूएस अलग ही कॉन्टिनेंट, अलग ही महाद्वीप में है। ईरान भी चुप बैठना तो है नहीं, अगर यूएस कुछ भी तरह का करता है तो ईरान उस पर रिटेलिएट करेगा, ठीक है। अपने अलायंस रशिया और चाइना से भी क्या करेगा, हेल्प मांगेगा। इस चक्कर में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहली बात तो हमारी जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो बहुत ज़्यादा हम यहाँ से क्या करते हैं, इस रीजन से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया अपनी जो घरेलू डिमांड है, मान लो इंडिया को 100 यूनिट 100 लीटर मान लीजिए वो चाहिए, ऑयल चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, तो 85 लीटर तो यहीं से आता है।
उसके बाद अगर ये रीजन पे अगर यूएस आके अपनी नेवी बिठा देगा, ईरान कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो यहाँ से तेल तो आ ही नहीं पाएगा। तेल नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? देश में महँगाई होगी। महँगाई होगी तो देश पे क्या होगी? आर्थिक मंदी आएगी, घाटा आएगा। तो इंडिया पे भी क्या इशू हो रहा है? चीज़ें महँगी होने लग जाएँगी देश के अंदर। प्रॉब्लम होता दिख रहा है। इवन आपको पता है, ये जो ये कंट अमेरिका के बाद यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है? इवन अपना कतर वाला रीजन हो गया, कुवैत वाला रीजन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे 80 लाख से ज़्यादा क्या रहते हैं? इंडियंस काम करते हैं, ठीक है? यूएस के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंडियंस क्या हैं? यूएई में है, अबू धाबी में है, दुबई में है, ठीक है? शारजाह में है, सऊदी सऊदी अरेबिया में बहुत इंडियंस हैं। तो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 80 लाख से ज़्यादा क्या है? इंडियंस की पॉपुलेशन है। अगर इतना सब इश्यू रहेगा, तो इंडियंस की सेफ्टी का क्या होगा? वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। साथ ही साथ हमारा चाबारा पोर्ट जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी ट्रेड के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, उस पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्योंकि अप्रैल तक हमारे को यूएस ने बोल ही रखा है कि अप्रैल तक आपको बोरिया बिस्तर माल लेना है कहाँ से? चाबार पोर्ट से। तो चाबार पोर्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। उस पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा चाबार पोर्ट पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी हम जो रूट यूज़ कर रहे हैं ट्रेड के लिए, इंडिया ये ब्लू लाइन देखिए, इंडिया यहाँ से जाता है सुएज़ कैनाल के थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू और फिर वो जाता है रशिया से, वो तेल खरीद के आता है। बट ईरान में जब से हमने चाबार पोर्ट बनाया है, ये देख रहे हैं? ये हमने चाबार पोर्ट बनाया है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट का, इसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। ज़िंदगी आसान कैसे हो गई? कि हम यहाँ से जाते हैं मुंबई से चाबार पोर्ट ईरान से होते हुए हम लोग यहाँ पे अफ़गानिस्तान या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारी उज़्बेकिस्तान, कुर्गिस्तान, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अज़रबैजान, कैस्पियन सी से होते देश है। देखिए ना, आप खुद देखिए रेड लाइन कितनी छोटी है, ब्लू लाइन कितनी छोटी है। इतना अगर लंबा ट्रैवल करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। तो हम इस रूट को अपनाना चाहते हैं, पर जब-जब इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट करता है, कुछ ना कुछ यूएसए और ईरान का एक्सेलरेट हो जाता है या फिर इज़राइल का इश्यू आ जाता है। तो इंडिया ये रूट को जब-जब सोचता है कि मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से, शॉर्ट रूट से करूँगा, चाइना को काउंटर करूँगा, तब यहाँ पे कुछ ना किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाती है। अब इंडिया को बड़ी दुविधा आ जाती है कि भाई हम क्या करें? ये जो यूएसए है इसकी तरफ जाएँ या फिर ये हमारी जो गल्फ कंट्रीज़ है जहाँ पे हम हमारा एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट करते हैं। डायस्पोरा हमारे बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। हमारी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी वहाँ से ज़्यादा है। तो हम किसको चूज़ करें? पर इंडिया क्या बोलता है? इंडिया हमेशा बोलता है कि हम तो बैलेंस रहते हैं और इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, शांति की बात करता है। इंडिया बात करता है वन अर्थ, वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो इंडिया ये किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चाहता नहीं है और इंडिया चाहता है कि इस रीजन में भी पीस हो, इस रीजन में भी क्या हो? शांति हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू थिंक कि आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।